Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic, lecture number 2 of the topic called control and coordination. इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म, थिग्मोट्रॉपिज्म एंड एक और था कीमोट्रॉपिज्म. सबसे पहले अगर आपसे कोई बोले व्हाट इज फोटोट्रॉपिज्म तो बच्चा बोलेगा द मूवमेंट इन प्लांट, और अच्छी डेफिनेशन द डायरेक्शनल मूवमेंट इन प्लांट इन रिस्पॉन्स टू लाइट इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिज्म. अगर आपने लास्ट लेक्चर ढंग से देखा था तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक चीज दिखाई थी कि प्लांट्स के अंदर ऑक्सीजन होता है. ऑक्सीजन इज अ ग्रोथ हार्मोन. ऑक्सीजन होगा तो ग्रोथ होगी, ऑक्सीजन नहीं होगा तो ग्रोथ नहीं होगी. और ऑक्सीजन अगर नहीं होगा तो बहुत सारे और हार्मोन्स भी ढंग से काम कर नहीं पाएंगे. तो ऑक्सीजन आमतौर पे प्लांट के अंदर ग्रोथ एरियाज में होता है. लेट्स से दिस इज द स्टेम ऑफ द प्लांट जिसके अंदर ये ऑक्सीजन है. ये जो मैं डॉट 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 बना रहा हूं ये सारे ऑक्सीजन है. और मैंने एक बात बोली थी, ऑक्सीजन्स रिपेल लाइट. ऑक्सीजन्स डू नॉट लाइक लाइट. उनको लाइट पसंद नहीं है. जैसे कुछ लोग रात को सोते हुए लाइट बंद करके सोते हैं, उनको लाइट में नींद नहीं आती. और कुछ लोग लाइट जला के सोते हैं. तो वो लोग जिनको जरा सी भी लाइट में नींद नहीं आती वो ऑक्सीजन है. अब सपोज करो सूर्य यहां से उदय होता है. ये प्लांट खुले में रखा हुआ है, खुले में. तो इसको इस समय लाइट मिल रही है यहां से. तो क्योंकि लाइट यहां से मिल रही है तो यहां वाले ऑक्सीजन दुखी हैं और पीछे वाले ऑक्सीजन सुखी हैं. बट थोड़ी देर बाद ही सूर्य अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है और इनको लाइट मिलती है यहां से ऊपर से. तो क्या होता है, ऊपर वाले ऑक्सीजन दुखी हो जाते हैं, नीचे वाले नॉर्मल हो जाते हैं कि चल भाई लाइट से पीछा छूटा. और शाम के टाइम अगर लाइट इधर से आ रही है तो जो इधर वाले ऑक्सीजन खुश थे वो वाले दुखी हो जाते हैं, पीले वाले खुश हो जाते हैं. तो बेसिकली इस साइकिल में हमने प्लांट को खुले में रखा हुआ है जहां पर उसको चारों तरफ से लाइट मिल रही है. चारों तरफ से लाइट मिल रही है. सपोज कर लो कि तुम्हें घिया टिंडा नहीं पसंद और तुम एक ऐसे शहर में रहते हो जहां सिर्फ घिया और टिंडे की सब्जी मिलती है. तो अब तुम घिया और टिंडे से पीछे अब नहीं भाग सकते. तो यहां पर प्लांट इज रिसीविंग लाइट यूनिफॉर्मली फ्रॉम ऑल डायरेक्शन. देखिएगा ये केस 1 है. प्लांट इज रिसीविंग लाइट यूनिफॉर्मली from all directions due to which the oxygens cannot stay or avoid away from light. ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन डैमेज हो जाते हैं, ऑक्सीजन को लाइट पसंद नहीं है. तो इस केस में प्लांट्स ग्रो अपराइट. इस केस में प्लांट्स ग्रो अपराइट. अब जरा ध्यान से देखना, अगर आप हाईवेज वगैरह पे जाते हो, किसी भी हाईवे पे जाते हो तो आसपास पेड़ होते हैं. वो सारे के सारे पेड़ खड़े हुए होते हैं क्योंकि उन पर सूर्य यहां से उदय होता है, दोपहर में यहां पर होता है और रात को यहां पर डूब जाता है. उनको लाइट मिलती है इक्वली फ्रॉम ऑल डायरेक्शन. अब सपोज करो कि हमने प्लांट को रख दिया अपने घर की बालकनी में, ऐसे करके प्लांट को यहां रख दिया ऐसे करके. ये प्लांट है और ये रहा प्लांट. ये उसके अंदर का क्या है, ऑक्सीजन. ये ध्यान से देखना, थोड़ी सी बिल्डिंग बड़ी बनानी पड़ेगी नहीं तो दिक्कत हो जाएगी. इस केस में प्लांट को बालकनी में रखा हुआ है
तो सपोज लाइट आ रही है यहां से, लाइट इज कमिंग फ्रॉम दिस डायरेक्शन। चलो ये कराने से पहले तुम्हें एक बात बोलूंगा, और रेस लगाते हैं। ये रेस जीतने पे आपको 10 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। दिस इज द स्टार्ट लाइन, दिस इज द फिनिश लाइन। ये ट्रैक ए है, ये ट्रैक बी है, और 10 करोड़ रुपए का सवाल है। ट्रैक ए पे भागना पसंद करोगे या ट्रैक बी पे? थोड़ा ध्यान से बोलना। कोई भी साधारण बच्चा ये बात बोल देगा, सर आई विल रन ऑन ट्रैक बी, क्योंकि ट्रैक बी की लेंथ कम है, ट्रैक ए की लेंथ ज्यादा है। ट्रैक ए इज बिगर देन ट्रैक बी। तो अब जरा ध्यान से देखना, यही आज का लॉजिक है। अब लाइट आ रही है बच्चे एक डायरेक्शन से, यहां से आ रही है, और दोपहर होगी तो लाइट आ जाएगी यहां से, इस डायरेक्शन से ये लाइट आएगी, और फिर यहां के बाद लाइट गायब हो जाएगी, लाइट नहीं आएगी। तो प्लांट को पता है पूरे दिन में लाइट आनी है, सारी लाइट जो आनी है वो इसी तरफ से आनी है। तो अब जो ऑक्सीजन है ना, वो क्या करते हैं, ज्यादा ऑक्सीजन जो है वो प्लांट में पीछे की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन लाइट को रिपेल करते हैं। ऐसा नहीं कि आगे ऑक्सीजन कम हो जाते हैं, बट पीछे ऑक्सीजन ज्यादा हो जाते हैं और यहां ऑक्सीजन कम हो जाते हैं, जिस वजह से ये ज्यादा डॉट डॉट वाले हिस्से में ग्रोथ ज्यादा होती है, एंड प्लांट ग्रो लाइक दिस। प्लांट के इस हिस्से में ग्रोथ ज्यादा होती है और इस वाले हिस्से में ग्रोथ कम होती है। एंड बाहर वाले को लगता है प्लांट मूव टूवर्ड्स लाइट, प्लांट मूव्स टूवर्ड्स लाइट, showing positive phototropism। showing क्या बेटा? पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। ये बात ध्यान से देख लेना। when plants receive light from one direction only, in this one direction only for a long time, in this case more oxygens shift in that direction where they can stay away from light, and due to which that portion grows more than other, that portion grows more than अदर पोर्शन। सिंपल सी बात ये है, बाहर की तरफ ग्रोथ ज्यादा हो जाती है और कम अंदर की तरफ ग्रोथ कम हो जाती है, एंड हेंस प्लांट bends towards sunlight, and hence plant bend towards sunlight, showing क्या? पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। अगर कहीं दिक्कत आई हो तो एक बार मुझे दोबारा से सुन लेना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमने एक प्लांट लिया जिसकी ऐसे स्ट्रेट ग्रोथ हो रही थी, ये मिट्टी थी, और हमने कहा दिस पोर्शन इज मूविंग अवे from gravity, means stems move away from gravity means negative geotropism। एंड अगर बात आती है रूट्स की, सो दे मूव टूवर्ड्स ग्रेविटी, showing positive
जियोट्रॉपिज्म, सिंपल सी बात। रूट्स हमेशा ग्रेविटी की तरफ जाती हैं और स्टेम्स ग्रेविटी से अवे जाती है। तो बच्चे ने कहा सर एकदम अभी तक तो समझ नहीं आया था, आप क्या कह रहे हो? तो मैं आपको इस समय सिखा रहा हूं जियोट्रॉपिज्म। द मूवमेंट इन प्लांट्स इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी इज कॉल्ड जियोट्रॉपिज्म। तो इतने में उस बच्चे ने कहा सर 1 मिनट होल्ड करो। उसने उसी प्लांट को ऐसे रख दिया, उसी प्लांट को ऐसे रख दिया, ये रही मिट्टी। उसने कहा अब बताओ कौन पॉजिटिव और कौन नेगेटिव, जो आप ऐसे बोल रहे थे। आप तो बोल रहे थे ना कि स्टेम्स हमेशा ऊपर जाती हैं और रूट्स हमेशा नीचे जाती हैं, तो उसने प्लांट को ऐसे कर दिया। यहां पर मैं कंफ्यूज हो गया, मैंने कहा क्या कहूं? तो आफ्टर फ्यू डेज अगर आप प्लांट को ऐसे ही पड़ा रहने दोगे, मिट्टी ऐसे ही पड़ी हुई है, तो आप ऑब्जर्व करोगे कि रूट्स वापस नीचे की तरफ ग्रो करती हैं टुवर्ड्स ग्रेविटी, और वो जो प्लांट था उसकी स्टेम वापस ऊपर आ जाएगी। तो ये बात ध्यान दे लेना, रूट्स ऑलवेज मूव टुवर्ड्स ग्रेविटी, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, एंड स्टेम ऑलवेज मूव away from gravity, that is negative geotropism. ये याद रख लेना। The stems or plants always grow up from the pull of gravity. This makes them, और इनकी इसकी मेन वजह क्या होती है? इसकी मेन वजह होती है because they have to get light and they have to get water. ये हमेशा याद रख लेना, stems हमेशा नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म दिखाती हैं, रूट्स हमेशा पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म दिखाती हैं। क्यों? क्योंकि स्टेम्स को लाइट लानी होती है और रूट्स को पानी लाना होता है। बस इस चीज को ध्यान से देख लेना। अगर मैं आपको ये ना पढ़ाऊं तो भी चलेगा। दिस इज कॉल्ड हाइड्रोट्रॉपिज्म। तो बच्चा बोलेगा द मूवमेंट ऑफ प्लांट्स टुवर्ड्स वाटर is called हाइड्रोट्रोपिज्म। टुवर्ड्स वाटर नहीं लिखेंगे, यहां पे एक लाइन मैंने थोड़ी सी गलत लिख दी। द मूवमेंट ऑफ प्लांट्स इन रिस्पॉन्स टू वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोट्रोपिज्म। इसमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। हमने एक नॉर्मल प्लांट लगाया, नॉर्मल रूट्स थी, नॉर्मल मिट्टी, उसे ऊपर से पानी देते थे। ये मिट्टी है, सॉइल है। बट अगर इसी प्लांट में अगर हम ऐसा कुछ कर दें कि यहां पर एक वाटर का सोर्स लगा दें, यहां पर एक वाटर का सोर्स लगा दें, तो जो रूट्स होती हैं, द रूट्स टेंड टू मूव मोर टूवर्ड्स वाटर, शोइंग पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। ये याद रख लेना, रूट्स का काम ही होता है पानी लाना। तो जैसे ही रूट्स को आसपास कहीं पे भी पानी का सोर्स मिलता है, सो दे मूव टुवर्ड्स दैट वाटर। इस चीज को बस ध्यान से देख लेना, शोइंग पॉजिटिव ट्रोपिज्म, पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। और ये रूट्स का काम होता है। तो रूट्स स्टेम्स का पानी से कोई लेना देना नहीं होता, ये याद रख लेना। अब जरा ध्यान से, हमने आपको लास्ट लेक्चर खत्म होने से पहले एक चीज कराई थी, दैट वाज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में डिटेल में तो मैं रिप्रोडक्शन में कराऊंगा। प्लांट्स का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दिस इज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसके टॉप को बोलते हैं स्टिग्मा, इसको बोलते हैं स्टाइल। स्पेलिंग देख लूं कहीं कोई गड़बड़ ना हो। हाँ बिल्कुल सही है, लिखे हुए एल ओवरलैप कर गया था। स्टाइल
दिस इज कॉल्ड ओवरीज। और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में से निकलती हैं pollen grains. Pollen grains contain male gametes, male sex cells. गिरी प्लांट के ऊपर ओवरी के अंदर होते हैं ओव्यूल्स। ओव्यूल्स जो होते हैं वो होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल या फीमेल सेक्स सेल्स। अब समझो, ये मेल सेक्स सेल्स या फीमेल गैमेट्स, अब जब तक ये मेल गैमेट यहां तक नहीं पहुंचेगा तो रिप्रोडक्शन नहीं होगी। तो क्या करें? तो यहां पर रोल आता है कीमोट्रोपिज्म। अभी बताएंगे, एक एग्जाम्पल देंगे, प्रॉपर तरीके से बताएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। सो बच्चा बोलेगा द मूवमेंट इन प्लांट्स इन रिस्पॉन्स टू अ सर्टेन chemical is called chemotropism। अभी बताएंगे। अब देखिए ये, और इस पूरे ऑर्गन को वैसे कार्पेल बोलते हैं, अभी रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे बट अभी नहीं। इस पूरे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम बोलते हैं कार्पेल। अब जैसे ही समझना प्लीज, जैसे ही कार्पेल स्टिग्मा के ऊपर pollen grain गिरी, as soon as pollen grains fall over stigma, ध्यान से देखना, then it releases कौन? कार्पेल, a sugary substance। ये जो शुगरी सब्सटेंस कार्पेल बना रही है, ये एक केमिकल होता है। वो केमिकल क्या करता है? इट फॉर्म्स अ pollen ट्यूब। इट फॉर्म्स अ pollen ट्यूब जो which brings the male gametes from stigma to style and then to ovaries where they fuse with ovules to undergo fertilization। आई होप कि मैं ये समझा पाया हूं। इस पे मिट्टी गिर जाए तो कुछ नहीं करेगा, फालतू की कोई चीज गिर गई कुछ नहीं करेगा, बट जैसे ही पॉलन ग्रेन्स गिरी तो उसे पता चल गया ये मेरे काम की चीज है जो गिरी है, और इस पॉलन ग्रेन को ऊपर से लेकर नीचे तक लेके जाना है। तो उसके लिए वो छोटा छोटा सा रास्ता बनाता है, पॉलन ट्यूब बनाता है विद द हेल्प ऑफ अ केमिकल। दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म। इसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म। ये बात याद रख लीजिएगा। अगला ध्यान से, इंपॉर्टेंट है क्योंकि सब प्लांट्स में ये नहीं होता। दिस इज कॉल्ड थिग मो ट्रो पे जम। दिस इज कॉल्ड थिग्मोट्रोपिज्म। सब प्लांट्स में ये नहीं होता। अब देखना मेरी बात, लाइफ में एक ऐसा टाइम आता है इंसान की लाइफ में जब उसे लगता है यार मेरे खुद के अंदर कोई टैलेंट नहीं है, और मगर मुझे सरवाइव करना है तो मुझे किसी का सहारा चाहिए ही चाहिए। तो वो उसके साथ चिपक जाता है
और उसका दुनिया के नजरों में वो दुनिया एक वर्ड यूज करती है चमचा, बट कहीं ना कहीं ऐसा भी एग्जिस्ट करता है, क्योंकि उसको समझ आ गया मैं खुद अपने आप से खड़ा नहीं हो सकता, तो मुझे किसी की सपोर्ट की जरूरत है, मुझे किसी के साथ चिपकने की जरूरत है, तो वो जो कहेगा वो मैं करूंगा और उसके बदले में वो मेरे को सरवाइव करने में मदद करेगा। तो जरा थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, देखो द मूवमेंट इन प्लांट्स in response to touch is called thigmotropism। मेरी क्लास लिख लेगी, there are some plants called, ये वर्ड देख लेना, there are some plants called climbing plants। मनी प्लांट को आपने देखा होगा, क्लाइंबिंग प्लांट्स, अगर किसी का मनी प्लांट बहुत ग्रो कर जाता है तो वो सहारा सहारा लेते 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 कितना चढ़ जाता है। विच हैव, ये वर्ड देख लेना, विच हैव वीक स्टेम्स, उनकी स्टेम्स में लिग्निन नहीं होता, एंड हेंस कैन नॉट स्टैंड ऑन देयर ओन। तो ध्यान से देख लेना, दे हैव क्लाइंबिंग ऑर्गन्स इन देम कॉल्ड, ये वर्ड देख लेना, टेंड्रिल्स। जैसे एक प्लांट की लीफ होती है ना, तो लीफ अभी यहां है, इसके आगे ये टेंड्रिल्स होते हैं जिनको बस सहारा चाहिए होता है और ये उस सहारे के साथ चढ़ने लग जाते हैं। टेंड्रिल्स आर थिन, ये लाइन देख लेना, टेंड्रिल्स आर थिन थ्रेड लाइक ग्रोथ ऑन स्टेम्स, ग्रोथ ऑन स्टेम्स और leaves of plants which are sensitive to touch, which are sensitive to touch of other objects। इस चीज को ध्यान से देख लेना, और इसमें सिंपल सी बात है, इसमें क्या होता है, द प्लांट्स हैव टेंड्रिल्स, ये द टेंड्रिल्स हेल्प प्लांट टू टेक artificial artificial support and climb up and survive। नहीं तो वो प्लांट जमीन पे पड़े पड़े ही खत्म हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा बस याद रख लेना, इसमें एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। द प्लांट्स विच आर, एक एग्जाम्पल दे रखा है, बिटर गार्ड, बिटर GOURD करेला, बॉटल गार्ड GOURD, ग्रेप वाइन, कभी अंगूर की वो उसमें चले जाना, याद रख लेना, एंड पैशन फ्लावर। ये 3 एग्जांपल्स हैं, 4 एग्जांपल्स उन प्लांट्स के विच शो थिग्मोट्रोपिज्म। इसको बस ध्यान से देख लेना। एक आपसे पूछेगा व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रॉफिक मूवमेंट्स। ट्रॉफिक मूवमेंट्स वो मूवमेंट्स होती हैं कि भाई साहब बाहर माहौल थोड़ा सा चेंज हो रहा है, तो अब उस चेंज से दूर भागें या उसकी तरफ भागें। आपकी खुद की चॉइस होती है कि उसकी तरफ भागें या उससे अवे भागें। तो बस ये याद रख लेना, द वेरियस ट्रॉफिक मूवमेंट्स हेल्प द प्लांट्स टू सस्टेन एंड सरवाइव। प्लांट्स को अच्छी चीजों की तरफ जाने से उनका जीवन लंबा हो जाता है और बुरी चीजों से दूर जाने से
उनका जीवन लंबा हो जाता है। ये याद रख लेना। इसके बाद थोड़ी सी एक्सेप्शन हर जगह होती है, नास्टीज। एक व्यक्ति, एक लड़का जा रहा था, उसकी ट्रेन छूट रही थी, क्या छूट रहा था, आगे एक लड़की जा रही थी, भागता हुआ जा रहा था, जल्दी में था, उस लड़के को ट्रेन पकड़नी थी। उसने इस लड़की से पूछा, एक्सक्यूज मी, कैन यू प्लीज टेल मी द टाइम। लड़की ने छूटते फटाक से थप्पड़ मार दिया कि अंकल ये लड़का मुझे छेड़ रहा है। ओ भाई, ओ भाई। फिर 2-4 दिन बाद एक लड़की ऐसे ही इससे टाइम पूछती है, फिर इसने उसे थप्पड़ मार दिया। ओ भाई, तो हम ऐसी लड़की को बोलेंगे कि भैया तू तो छुई मुई की पेड़ सी हो गई है। तुम्हें तो कोई भी कुछ बोले, छुई मुई का पेड़ अगर तुमने कभी देखा हो, तुम्हारे घर में होगा, टच मी नॉट प्लांट। उस प्लांट की क्या खास बात होती है कि आप उसको हाथ लगाओ तो उसको, वो अपनी लीव्स को बंद कर लेता है। आप प्यार से हाथ लगाओ, गुस्से से हाथ लगाओ, वो लीव्स को बंद कर लेता है। ट्रॉपिज्म में क्या होता है, अगर अच्छी बात कर रहे हो तो तुम्हारी तरफ आएगा प्लांट, बेकार बात कर रहे हो तो तुम्हारे से दूर जाएगा प्लांट। नास्टिज, नास्टिक मूवमेंट के, तुम अच्छी बात करो या बुरी बात करो, वो एक ही हरकत शो करेगा। सो व्हाट इज अ नास्टिक मूवमेंट? ध्यान से देखना, वो ये नहीं डिसाइड कर पाता कि आप उसके अच्छे के लिए कर रहे हो या बुरे के लिए कर रहे हो, वो चुपचाप अंदर आ जाएगा। तो जैसे किसी, और बेटा आपका नाम क्या है, बच्चा डर के अंदर भाग गया क्योंकि घर वालों ने बोल रखा है किसी से बात नहीं करनी। तो ये बड़ी अलग बात है। धीरे धीरे आपको खुद समझ आ जाता है किससे बात करनी है और किससे बात नहीं करनी। द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट in response to an external stimulus in which, ये लाइन देख लेना, the direction of response is not determined by the direction of stimulus। आप प्यार से बात करो, आप बुरे होके बात करो, उसने बंद ही होना है। ये बात याद रख लेना। और एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है ट्रॉफिक मूवमेंट और नास्टिक मूवमेंट में। ये याद रख लेना, दे आर ग्रोथ मूवमेंट्स। इनकी वजह से प्लांट्स में ग्रोथ होती है, ये बात याद रख लेना। और ये डायरेक्शनल होती हैं और इनकी नॉन डायरेक्शनल होती हैं। और देयर इज नो ग्रोथ मूवमेंट, इनका ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं है। कुछ नोट्स लिखवा रहा हूं क्योंकि ये लिखने ही पड़ते हैं। ये लिखोगे नहीं ना तो उड़ी उड़ी बातों में ही रह जाओगे। द फोल्डिंग अप लीव्स ऑफ अ सेंसिटिव प्लांट, द फोल्डिंग ऑफ लीव्स ऑफ सेंसिटिव प्लांट, जिसे बोलते हैं मिमोसा प्लांट, MIMOSA, मिमोसा प्यूडिका, ऑन टचिंग is an example of nastic movement। तुम प्यार से बात करो, गुस्से से बात करो, सामने वाले ने रिस्पॉन्स टेढ़ा ही देना है। और इस वाली नास्टिक मूवमेंट को बोलते हैं थिग्मो नेस्टी। थिग्मो का मतलब होता है टच। थिग वाला वर्ड जहां आ जाए वहां पे टच वाली बात आ जाती है। दी नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट in plant in response to the touch of an object is called थिग्मोनास्टी। तो जो ऊपर वाला एग्जाम्पल है वो थिग्मोनास्टी का एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल देखना, द ओपनिंग अप
of petals of dandelion flowers in morning in bright sunlight and closing in evening is another nastic मूवमेंट। लाइट आने पे खुल जाते हैं, अंधेरे में बंद हो जाते हैं। तो इन्हीं को अगर बंद कमरे की लाइट में ले जाओगे तो खुले रहेंगे, भले ही बाहर रात है, बट ये लाइट को देखते ही खुल जाएंगे। इस प्रकार की नास्टिक मूवमेंट को बोलते हैं फोटो नेस्टी। तो क्या लिखोगे? द नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट इन प्लांट इन रिस्पॉन्स टू लाइट इज कॉल्ड फोटोनेस्टी। ये थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। द क्लोजिंग ऑफ पेटल्स ऑफ मून फ्लावर in the morning and in the bright light and opening in the dark is also a nastic movement। एक मून फ्लावर होता है जो रात को खुलता है और दिन में बंद हो जाता है। तो थोड़ा सा बस इस नास्टिक मूवमेंट को पढ़ लेना। अब उन्होंने एक एंड में एक चीज दे रखी है, फंक्शन ऑफ प्लांट हार्मोन्स। तो वो मैंने पांचों बता रखे हैं, बट एक बार दूसरे तरीके से भी बता देता हूं। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ प्लांट हार्मोन्स? तो यहां लिखा हुआ है द प्लांट हार्मोन्स मे रेगुलेट मेनी फंक्शंस लाइक। आप चाहो तो हाथ के हाथ लिख भी सकते हो। पहला है जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, जिसमें लिखा हुआ था ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी। सीड का सीडलिंग में कन्वर्ट करना, सीड का टूटकर छोटी सीडलिंग में, छोटे से पौधे में कन्वर्ट होना हार्मोन्स की वजह से होगा। द ग्रोथ ऑफ रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स भी हार्मोन से होता है। मूवमेंट ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा खुलेगा भी हार्मोन्स की मदद से, स्टोमेटा बंद भी होगा हार्मोन्स की मदद से। फ्लावरिंग ऑफ प्लांट्स, फ्लावर्स फ्रूट्स आएंगे हार्मोन्स की वजह से, नहीं आएंगे हार्मोन्स की वजह से। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट्स का पकना। एक मैंने बोला था 5 हार्मोन्स होते हैं, एक पांचवा हार्मोन होता है इथीन। ये गैसियस हार्मोन होता है। इट हेल्प्स इन राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। ये थोड़ा ज्यादा डिटेल में हो जाएगा। और फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म, थिग्मोट्रोपिज्म और नास्टिक मूवमेंट सब प्लांट्स में होती हैं सिर्फ और सिर्फ हार्मोन्स की मदद से। सिर्फ और सिर्फ हार्मोन्स की मदद से। ये करने के बाद आपका चैप्टर में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स समाप्त होता है। In the next lecture, we will discuss about the control and coordination in animals. I hope कि मैं जो आपको समझा रहा हूं वो आपको समझ आ रहा है। जाने से पहले देखो, यहां पर मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूं। आई एम नॉट सेइंग किसी को भी। अगर आपके पापा की इनकम ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, तो आपके घर की कंडीशन क्या होगी? सबसे पहले आपके घर में सफाई वाली एक आंटी आएंगी, बर्तन वाली आंटी एक भी हो सकती हैं। मैं कह रहा हूं आपके पापा की इनकम और ज्यादा है, तो आपके घर में आप एक छोटू ही रख लोगे फुल टाइम, जो ये तीनों काम करेगा। साथ में आपको कोई खाने पीने की चीज देनी है वो भी दे देगा, बाजार से कुछ लाना है वो भी ला देगा। सपोज आपके पापा की इनकम और ज्यादा है, तो इस केस में आपके पापा एक ड्राइवर भी रख लेंगे कि वही गाड़ी चला के लेके जाएगा और गाड़ी लेकर आएगा। आपके पापा की इनकम और ज्यादा है, तो आप 2 ड्राइवर रख लोगे, एक ड्राइवर पापा का, एक ड्राइवर फैमिली का। मैं कह रहा हूं आपके पापा की इनकम बहुत बहुत ज्यादा है, तो आपके घर में हर बंदे की एक गाड़ी होगी और हर बंदे का एक ड्राइवर होगा। मैं कह रहा हूं आपके पापा की इनकम बहुत बहुत ज्यादा है, तो तुम अपने घर के आगे सिक्योरिटी गार्ड भी रखोगे। सिक्योरिटी गार्ड एक तो आपके घर की सिक्योरिटी रखता है, और दूसरा उसकी इजाजत के बिना, मतलब एक्चुअली में तो इजाजत आपकी है, आपकी इजाजत के बिना कोई भी आपसे मिलने आ और जा नहीं सकता। हम सबका दिल करता है हम देश के बड़े बड़े लोगों से मिले, हीरो हीरोइन से मिले, बड़े बड़े ये एक्टर से मिले, और ये प्रधानमंत्री जी से मिले, चीफ मिनिस्टर साहब से मिले। मगर क्या हम इनसे मिल सकते हैं? नहीं, क्योंकि उनके नीचे काम करने वाले लोग बहुत होते हैं। तो इट इज नॉट अस हु विल डिसाइड कि उनसे मिलना चाहते हैं हम, नहीं, इट इज देम हु विल डिसाइड। अगर प्रधानमंत्री जी से मिलना है तो अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी और वजह बतानी पड़ेगी। अगर वजह बेकार में है, ना वाजिब वजह है, तो मिल ही नहीं पाओगे। और अगर वजह भी सही है तो भी 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने लग जाएंगे प्रधानमंत्री जी से मिलने में। और उसमें जिस दिन तुम मिलने जा रहे हो गलती से उनको अमेरिका जाना पड़ गया तो वो कैंसिल।
फिर 6 महीने बाद। तो ये आपके सिक्योरिटी गार्ड हो गए। अब मैं कह रहा हूं आपके पापा की इनकम और बहुत बहुत ज्यादा है, तो आपके घर में खाना बनाने वाले भी 3-4 तरीके के शेफ हो जाएंगे। मैंने कहा और बहुत ज्यादा इनकम है, तो आप बोलोगे हमारे घर में हर बंदे का एक एक नौकर हो जाएगा। मैंने कहा आपके घर में आपके पापा की बहुत इनकम है, तो तुम कहोगे सर क्या कर रहे हो, हमारे सबका सिक्योरिटी गार्ड हो जाएगा। कभी भी हीरो हीरोइन एक्टर एक्ट्रेसेस को आप अकेले में घूमते हुए नहीं देखते। जितने ज्यादा डोमेस्टिक हेल्प वाले उनके होंगे उतना उनका जीना आसान हो जाएगा। इसी स्ट्रक्चर पे बेस्ड है कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स में एक छोटी सी सिंगल यूनिट जो होती है उसे बोलते हैं नर्व सेल। नर्व सेल को ह्यूमन बींग्स में न्यूरॉन बोलते हैं। तो जब एक सिंगल सेल होता है, एक सिंगल सेल का काम होता है, जैसे आपने एनिमल सेल थोड़ा बहुत पढ़ा हो, उसका काम होता है मैसेज लेना और मैसेज देना। एक बॉडी पार्ट से एक इधर से मैसेज लिया, उधर मैसेज दिया। अगर कोई चीज अच्छी है तो उसकी तरफ गए, कोई चीज बेकार है तो उससे अवे हो गए। ये होता है नर्व सेल। अगर आपकी बॉडी और बड़े ऑर्गेनिज्म हो, आप बड़े जानवर हो, मतलब आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, एक ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर है तो उसकी बॉडी में ज्यादा नर्व सेल्स होंगे। मैंने कहा और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है तो बच्चा बोलेगा उसकी बॉडी में और ज्यादा नर्व सेल्स होंगे। मैंने बोला और बहुत सारे वो हैं तो बच्चा बोलेगा भैया उसके तो फिर इतने ज्यादा नर्व सेल्स होंगे, उसका तो पूरा एक नर्वस सिस्टम हो जाएगा जिसमें बॉडी के अलग अलग सेल्स को अलग अलग जॉब दे दी जाएगी। जैसे आपकी बॉडी में टच करो तो पता चल जाता है किसी ने टच किया है, गुड टच बैड टच पता चल जाता है, और स्किन को यह भी पता चल जाता है कि बाहर ठंड है या गर्मी है। समझना। टंग, टंग से टेस्ट का पता चल जाता है। आईज, आईज से लाइट का और विजन का पता चल जाता है। कान, कानों से सुनाई देने का या ना सुनाई देने का पता चल जाता है। और बताओ, और बहुत सारे रिसेप्टर्स हैं आपकी बॉडी में। ये नोज, स्मेल का या फ्रेग्रेंस का पता चल जाता है। तो यही हम पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर अबाउट कोऑर्डिनेशन इन एनिमल। सीधा ह्यूमन बींग्स पे नहीं कूदूंगा, पहले छोटे लेवल पे आऊंगा फिर बड़े लेवल पे आऊंगा। और ये चैप्टर बहुत इजी है, इसमें ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय। गॉड ब्लेस ऑल। जय माता दी।